आज हम बात करने वाले हैं सऊदी और ईरान के बीच में। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। यहाँ पे आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। तो चलते हैं, सऊदी और ईरान के एक दूसरे के काफ़ी विरोधी थे, जो इसके बीच में बात बनने लगा है। जी हाँ दोस्तों, पिछले हफ्ते दुनिया भर की नज़रें इजराइल और फ़लस्तीन के बीच हो रहे हिंसक संघर्ष पर टिकी हुई थी। उसी समय मध्य पूर्व में एक और बड़ी घटना घट रही है। 10 मई को ईरान की सरकार ने पहली बार आधिकारिक रूप से इस बात की पुष्टि कर दी है कि वो अपने अब तक के सबसे विरोधी सऊदी अरब से बातचीत कर रहा है। करीब 40 साल तक दोनों देश अपने क्षेत्रीय प्रभाव को बनाए रखने के लिए एक दूसरे को मुकाबला करते रहे हैं और मुस्लिम दुनिया में इस्लाम की अपनी अपनी शाखा की विचारधारा को थोपने की कोशिश करते रहे हैं। सऊदी अरब और ईरान एक लंबे समय से एक दूसरे का विरोध करते रहे हैं, जिससे कुछ विशेष मध्य पूर्व में एक नए शीत युद्ध का नाम देते थे। ईरान और सऊदी अब यमन, लेबनान और सीरिया में चल रहे गृह युद्ध में अपने अपने गुटों का समर्थन देते रहे हैं, जिसको लेके अभी तक बातचीत चल रहा है। खुफिया तौर पर काम इस साल जनवरी से चल रही है। बातचीत के बारे में यूरोपीय ग्रुप में मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका रिसर्च टीम ने प्रमुख एहसास कासिम कहते हैं कि यह अद्भुत तत्व है। ईरान और सऊदी अरब के बीच में क्या चल रहा है, इसका पहला संकेत फाइनेंशियल टाइम्स अखबार ने अप्रैल महीने के मध्य में दिया था, जब उसमें एक खबर छपी थी कि वो अपने रिश्ते को सुधारने के लिए दोनों देशों के अधिकारियों से बगदाद में मुलाकात की। हालांकि सऊदी अरब ने इस खबर को खारिज कर दिया है, लेकिन कुछ हफ्ते बाद सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, जिसके बारे में कहा जाता है कि वह सऊदी अरब के असली शासक वही हैं, एक टीवी चैनल को इंटरव्यू में कहा था कि वह ईरान के साथ अच्छे और खास रिश्ते बहाल करना चाहते हैं। MBS के इस शब्द ने सबको चौंका दिया है। इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं है क्योंकि सिर्फ 3 साल पहले इसी व्यक्ति ने कहा था कि ईरान के सच्चे धार्मिक नेता अली खामोई के सामने हिटलर अच्छे इंसान लगते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर यह बदलाव आया कैसे? वह कौन से कारण है जिन्होंने एक दूसरे को कट्टर दुश्मन को एक साथ बैठकर सीधी बातचीत के लिए मजबूर कर दिया है? अमरीकी नीति में बदलाव। ईरान के प्रति सऊदी अरब के रुख में जो बदलाव दिख रहा है, उसकी एक सबसे बड़ी वजह है कि अमेरिका की मध्य पूर्व में नई नीति है। बाइडेन प्रशासन की यह इच्छा है कि वह मध्य पूर्व में अपनी मौजूदगी, सरकार सैन्य मौजूदगी को कम करे। वाशिंगटन स्थित थिंक टैंक क्वीन इंटरव्यू ऑफ द रिपब्लिक में छपा अखबार में अपने लेख में नृत्य करते हैं कि एक फैक्टर दूसरे तमाम कारकों पर हावी है और वह इस बात के बदले हुए संकेत कि अमेरिका और मध्य पूर्व में अपने फोकस को बदलने के लिए गंभीर प्रयास कर रहे हैं। इस बात पर जोर देते हुए 2000 में राष्ट्रपति चुनाव के प्रचार के दौरान मौजूदा राष्ट्रपति बाइडेन ने वादा किया था कि वह अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना को वापस बुला लेंगे, यमन के युद्ध में सऊदी अरब का साथ छोड़ देंगे और ईरान के साथ परमाणु समझौते को दोबारा बहाल करेंगे। राष्ट्रपति बनने के बाद बाइडेन ने अपने उस एजेंडे का पालन किया है। इससे मध्य पूर्व के अहम खिलाड़ियों को राजनीतिक रास्ता अपनाने के लिए इसलिए मजबूर नहीं होना पड़ा क्योंकि अमेरिका ईरान और खिलाफ सऊदी अरब का साथ देने के लिए प्रतिबद्ध है, या फिर उस इलाके के लिए अमेरिका को कोई नई नीति शुरुआत करनी पड़ेगी, बल्कि इसका कारण ठीक उल्टा है। इस बात से साफ संकेत मिल रहा है कि अमेरिका अब मध्य पूर्व से अपने आप को अलग कर रहा है। यूरोप ग्रुप के एहसास करीम भी सऊदी अरब के रुख में बदलाव का कारण बाइडेन की ईरान को लेकर नई नीति को मानते हैं। कासिम BBC से बात करते हुए कहा था कि मेरा विश्वास है कि ईरान की तरफ बाइडेन की कम आक्रमण नीति से सऊदी अरब को मजबूर कर दिया है कि वह क्षेत्रीय स्थिति के लिए वैकल्पिक राजनीति पर विचार करें, और इनमें से यह भी शामिल है कि वे ईरान के मुद्दे को संभालने के लिए नई नीति अपनाएं और कुछ नए समीकरण बनाए। कासिम कहते हैं कि अमेरिका ईरान के साथ परमाणु समझौता बहाल करने पर गंभीरता से विचार कर रहा है। ऐसे में सऊदी अरब नहीं चाहता कि वह पीछे रह जाए। कासिम कहते हैं कि सऊदी अरब भी ईरान से अपने तनाव को कम करने के लिए कोई उपाय तलाश रहा है, जिस तरह अमेरिका ईरान के साथ अपने रिश्ते को ठीक करना चाहता है। ईरान के साथ गठबंधन का खतरा। एहसास करीम के अनुसार सऊदी अरब के साथ रिश्ते बेहतर होने से ईरान को परमाणु समझौते का लक्ष्य हासिल करने में जरूर मदद मिलेगी, जिससे इसके खिलाफ आर्थिक और तेल बेचने पर लगे प्रतिबंध हट जाएंगे। लेकिन उसका मानना है कि ईरान के लिए सऊदी अरब से रिश्ते बेहतर करने की असल वजह कुछ और है। कासिम के अनुसार ईरान को डर है कि इस क्षेत्र के उसके खिलाफ बड़ा एक गठबंधन उभर सकता है और ईरान इसे भी हालात में रोकना चाहता है।
हाल के वर्षों में ईरान के परमाणु कार्यक्रम के डर से मध्य पूर्व में उसे क्षेत्रीय विरोधी को एक साथ आने से लिए मजबूर किया जा रहा है, जो हाल के दिनों तक सोचा भी नहीं जा सकता है, जैसे कि खाड़ी के सुन्नी देशों की इजराइल के साथ बढ़ती निकटता। कासिम कहते हैं कि ईरान जानता है कि सऊदी अरब के साथ मुकाबले में उसकी शक्ति की एक सीमा और वह नहीं चाहता है कि इस इलाके में ईरान के विरोधी कोई गठबंधन तैयार हो। ईरान नहीं चाहता है कि सऊदी अरब और इजराइल के बीच रिश्ता सामान्य हो जाए और सऊदी अरब के साथ बातचीत कर। दरअसल ईरान और अरब को इस बात के लिए राजी करना चाहता है कि वह इजराइल को अपने संबंध सामान्य नहीं रखे। इजराइल और हमास के बीच जो हिंसक संघर्ष चल रहा है, जिसमें ईरान की इस मंशा को मदद मिलती है, क्योंकि अभी पूरे मध्य पूर्व में इजराइल के खिलाफ माहौल बनाया गया है, जिसके कारण सऊदी अरब को भी फलस्तीन के अधिकारियों से जघन उल्लंघन का हवाला देते हुए इजराइल की कड़ी निंदा करनी पड़ी थी। इससे यह तो तय है कि अगले कुछ समय में सऊदी अरब और इजराइल के बीच संबंधों के सामान्य होने की संभावना कम हो गई है। एक महंगा मुकाबला। ईरान और सऊदी अरब के बीच बातचीत शुरू होने की एक दूसरी वजह यह भी है कि ये इन दोनों की दुश्मनी एक दूसरे की काफ़ी महंगी पड़ती है। हालांकि जानकार इस बात को उतना तवज्जो नहीं देते। इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि ईरान यमन, इराक, लेबनान और सीरिया में अपने साथियों की मदद कर कितना पैसा खर्च करता है। लेकिन यह साल 2018 में वाशिंगटन स्थित एक थिंक टैंक फाउंडेशन ने एक विश्लेषण में अपने कार्यक्रम में कहा था कि ईरान सालाना इस करीब 1500 से 2000 करोड़ डॉलर खर्च करता है। ईरान बड़ी रकम अपने आप में ही बहुत है, लेकिन खासकर एक ऐसे देश के लिए जो कि कड़े आर्थिक प्रतिबंधों का शिकार है, उसके लिए यह रकम काफ़ी अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टॉकहोम पीस रिसर्च ने भी सऊदी अरब को सैन्य बजट साल 2020 में 57,000 करोड़ डॉलर, जो पूरी दुनिया के सैन्य बजट का 2.9% था। सऊदी अरब इतना पैसा खर्च करता है उसकी एक वजह ईरान के साथ उसकी दुश्मनी। इतने बड़े सैन्य बजट के कारण सऊदी अरब का बहुत सारा साधन इसी में चला जाता है, जो पैसा क्राउन प्रिंस के सऊदी अर्थव्यवस्था के अनुवनीकरण परियोजना में लगाया जाना चाहिए। सऊदी अरब की तेल पर निर्भरता कम हो सकती है। इस मुद्दे पर सऊदी अरब और ईरान के हित मिलते हैं, क्योंकि दोनों एक ही देश हाइड्रोकार्बन के निर्यात पर निर्भर करते हैं और दुनिया जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई में तेल पर निर्भरता कम करना चाहता है। इसलिए अगर यह दोनों देश अपने सैन्य बजट में कटौती करते हैं तो इससे दोनों को लाभ होगा और इससे पैसे को वहीं कर इस्तेमाल किया जाएगा। बातचीत की सीमाएं। सऊदी अरब और ईरान वैसे तो पिछले 40 वर्षों में एक दूसरे के विरोधी रहे हैं, लेकिन हाल के वर्षों में दोनों रिश्ते ज़्यादा खराब हुए हैं। पहले वे किसी तीसरे पक्ष को मोहरा बनाकर एक दूसरे को दुश्मनी निभाते थे, जैसे सीरिया अल-अक्सा ग्रुप समर्थक देकर इसे। अब ईरान कई बार दोनों देश सामने सामने भी खड़े दिखे हैं। साल 2016 में शुरुआत में सऊदी अरब ने शिया धर्म गुरु शेख मिस्र अल मिस्र को आतंकवाद और देशद्रोह का दोषी करार देते हुए फांसी दे दी थी। शेख मिस्र सऊदी अरब में रहने वाले अल्पसंख्यक शिया समुदाय के स्वच्छम धार्मिक नेता थे। इस घटना के बाद तेहरान स्थित सऊदी दूतावास पर एक भीड़ ने हमला कर दिया था और ईरान को इमारत को आग लगा दी थी। इसके बाद सऊदी अरब ने ईरान से अपना राजनीतिक संबंध को तोड़ लिया था। एक और गंभीर घटना में ईरान के सहयोगी यमन से हूती बागदियों को सऊदी अरब पर हमले के लिए। इसके अलावा सितंबर 2019 में सऊदी अरब ने तेल ठिकाने पर ड्रोन हमले हुए थे, जिसके कारण सऊदी अरब को अपने तेल उत्पादों में करीब 50% फीसदी कटौती करनी पड़ी थी। सऊदी अरब ने इसके लिए ईरान को जिम्मेदार ठहराया था, लेकिन ईरान इन आरोपों को खारिज करता रहा है। सऊदी विदेश मंत्रालय ने योजना के प्रमुख रायेज किरमी ने इस बात को स्वीकार किया था कि इस हालात में मद्देनजर सऊदी अरब और ईरान के बीच बातचीत की शुरुआत मुख्य उद्देश्य क्षेत्र में तनाव को कम करने के लिए रास्ते की तलाश कर रहा है। प्रेस में अब तक को जानकारी लीक हुई है कि उसके अनुसार दोनों देशों के बीच बातचीत का मुख्य केंद्र यमन को चल रहा गृह युद्ध हो सकता है। ईरान और परमाणु डील, सीरिया और लेबनान को हालात पर भी बातचीत हो रही है। इस बात से साफ है कि विशेष इस बात की उम्मीद नहीं करते हैं कि इस बातचीत से दोनों देशों के बीच सामरिक, धार्मिक और आर्थिक प्रतिबंध अचानक खत्म हो जाए। कासिम कहते हैं कि मैं नहीं जानता चाहता हूँ कि यकीन कर रहे हैं कि यह बातचीत किसी ठोस नतीजे के करीब या कोई बड़ा समझौता नहीं हो सकता है। इस बात का
इस तरह का तनाव कम करने का तरीका हो सकता है। ऐसी स्थिति में जिसमें दोनों पक्ष मुद्दे पर सहमत होंगे और कुछ दूसरे मुद्दे पर उनकी असहमति भी बनेगी। विशेष के अनुसार अगर चीजें यही दिशा में चलती रही तो इस बातचीत का एक सकारात्मक प्रभाव यमन में देखा जा सकता है, जहां हूती विद्रोही राजनीतिक समाधान के लिए थोड़े ज्यादा तैयार दिखेंगे, या फिर लेबनान में जारी गंभीर संकट को दूर करने के लिए सभी पक्ष किसी राजनीतिक समझौते को तैयार होंगे। जी हाँ दोस्तों, कासिम कहते हैं कि यह एक ऐसी स्थिति होगी